हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज का वीडियो मैं सीटेट और डिफरेंट स्टेट्स का टेट एग्ज़ाम देने वाले, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम देने वाले और लेखपाल का एग्ज़ाम देने वाले सारे विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 3 लेकर के आया हूं। यह प्रैक्टिस पेपर सेट हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। इसमें खास करके व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका मैं प्रैक्टिस पेपर सेट तैयार किया हूं, जैसा कि मैंने पहले भी 2 पेपर सेट अपलोड किए हैं। चलिए आज के पेपर सेट को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिला करके कहना चाहता हूं कि हर दिन मैं कोशिश करूंगा आपको एक न एक पेपर सेट देता रहूं ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। चलिए पहला प्रश्न है, कंठ या कोमल तालव्य व्यंजन है? ऑप्शन ए सही होगा। कंठ से जो बोला जाता है वो है क वर्ग। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत? तो मैं बताना चाहूंगा ट वर्ग में मूर्धा से बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण, क्योंकि क वर्ग जो होता है वो कंठ होता है, च वर्ग जो होता है वो तालु होता है, ट वर्ग जो होता है मूर्धा होता है, क च ट, त जो होता है त थ द ध न ये दंत होता है, और जो प वर्ग होता है वो ओष्ठ होता है। तो इस तरह से कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ होता है, जिसमें कि ट वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है, क्योंकि ये मूर्धा से बोला जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर। चलिए तीसरा प्रश्न, सजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर कहे जाते हैं? सजातीय स्वरों के योग से निर्मित जो स्वर होते हैं वो दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। जैसे अ मिलकर के आ बन गया, ठीक है। ऐसे ही ह्रस्व ई से मिलकर के दीर्घ ई बन गई, ठीक है। क्योंकि वहां पर दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति जो होती है वो 2 मात्रा का समय लेता है, यानी हर्ष से ठीक 2 गुना। तो सजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर जो होते हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आइए, विजातीय स्वरों के योग से बने स्वर कहलाते हैं। विजातीय स्वरों के योग से बने जो स्वर होते हैं उन्हें कहा जाता है संयुक्त स्वर। ऑप्शन डी सही है। 5वां प्रश्न है, अयोगवाह कहा जाता है? मित्रों, अयोगवाह यूं तो अंग और अह दोनों को कहा जाता है, दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन होते हैं। इनके उच्चारण में अ का सहयोग लिया जाता है, इसलिए इनका नाम अयोगवाह होता है। अब यहां जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में से कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि अयोगवाह कहा जा सकता है? महात्राण को कहा नहीं जा सकता, संयुक्त व्यंजन को कहा नहीं जा सकता, अल्प प्राण को कहा नहीं जा सकता, विसर्ग को कहा जा सकता है, यानी अह को अयोगवाह कहा जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब आप कहेंगे सिर्फ अह को नहीं कहा जाता, सिर्फ विसर्ग को नहीं बल्कि अनुस्वार और विसर्ग दोनों को कहा जाता है। मैं एग्री करता हूं, लेकिन यहां जो ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पर ही हम टिक मार्क करेंगे, अपने से तो ऑप्शन जोड़ेंगे नहीं। 6वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वह है अधः पतन। तो 6वें का ऑप्शन ए सही है। 7वां प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अशुद्ध वर्तनी में देखिए, अनंग सही है, परिहास सही है, हास्य सही है, लेकिन व्यंग की स्पेलिंग जो है वो गलत है। इसमें आधा ग और य होता है, तो डी ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न है, अंगाकड़ी शब्द का सही अर्थ होगा? इसका सही अर्थ है ऑप्शन सी, अंगारों पर बनाई गई रोटी को जो होता है वो कहा जाता है अंगाकड़ी। 9वां प्रश्न है, आर्जव शब्द का सही अर्थ होगा? आर्जव का सही अर्थ है बी, सरलता। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 10वें का ऑप्शन ए सही है, अंतरिक्ष। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द है? तो इसका सही उत्तर है लाल, ऑप्शन बी सही है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द नहीं है?
12वें का ऑप्शन ए सही है, मोर। मोर जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है? 13वें का ऑप्शन ए सही है, नींबू, निम्ब। 14वां है, निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द पूछा जा रहा है। आभूषण, सव्यसाची, अतिथि या अक्षर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सव्यसाची। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में देशज शब्द का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिड़िया शब्द जो है वो देशज शब्द है, यानी गांव और देहात में बोले जाने वाला शब्द देशज शब्द कहलाता है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में संकर शब्द होगा। संकर शब्द में होता है मित्रों, दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के बनता है यह संकर शब्द। अब देख लीजिए, यहां पर तजुर्बा जो है वो संकर शब्द नहीं है, लियाकत संकर शब्द नहीं है, श्रृंगाल नहीं है। बम वर्षा जो देखिए, इसमें बम जो है वो अंग्रेजी शब्द है और वर्षा जो है वो हम कह सकते हैं ये तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा से आया है और हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। तो बम वर्षा जो है दो भाषाओं का शब्द है, तो ये हो जाएगा संकर शब्द, ऑप्शन बी सही है। 17वां प्रश्न है, आदमी शब्द किस भाषा का शब्द है? होना चाहिए, यहाँ है लिखा गया है, हाँ डॉट जो है हटाना पड़ेगा। उर्दू, अरबी, फारसी, ईरानी किस भाषा का शब्द है ये? तो इसका सही उत्तर होगा, आदमी जो शब्द है वो है अरबी भाषा का। हम बहुत सारे अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में इतने धड़ल्ले से यूज होता है कि हमको कभी कभी पता भी नहीं चलता, हमें लगता है कोई हिंदी का ही शब्द है, लेकिन कभी कभी हम गलतफहमी पाल करके रखते हैं, उसको जान लेना ज़रूरी है। और अब आप कहेंगे ये अरबी का ही क्यों है? तो मित्रों, जैसे संस्कृत के शब्द हैं वैसे ही अरबी के हैं, वैसे ही फारसी के हैं, और वो अभ्यास से आते हैं। उसमें कोई ट्रिक नहीं है कि अरे भाई इसमें ऐसी मात्रा लग जाएगी तो ये अरबी का हो जाएगा, ये संस्कृत का हो जाएगा, ये सब फालतू बातें हैं। 18वां प्रश्न है, तलवार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 18वें का ऑप्शन सी सही है, कृपण। कृपण शब्द जो है वो तलवार का पर्यायवाची नहीं है। 19वां प्रश्न है, दैत्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 19वें का ऑप्शन बी सही है, सुरपति। मित्रों, मैं समझता हूं ये प्रश्न पत्र आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा, तो इसको लाइक कर लीजिए बीच में, क्योंकि लिखने के बाद आप भूल जाते हैं लाइक करना, और हमारे लिए वही एक तरह से कहिए आप सभी की तरफ से दिया गया पुरस्कार होता है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं तो हमारा भी सीना थोड़ा चौड़ा होता है और हम भी चाहते हैं कुछ और वीडियो बनाएं। 20वां प्रश्न है, अतिवृष्टि शब्द का विलोम होगा। अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना, अनावृष्टि का मतलब होता है कम बारिश। तो अतिवृष्टि का उल्टा हो गया अनावृष्टि, ये ऑप्शन ए सही है। 21वां है, आस्था शब्द का विलोम होगा। 21वें का ऑप्शन ए सही है, अनास्था। 22वां प्रश्न है, अभिहत अभिहित शब्द युग्म के लिए सही अर्थ भेद होगा। यानी दोनों शब्दों को इसी क्रम में इसका अर्थ कहां पर लिखा है, किस ऑप्शन में, वो देखेंगे। देखिए मित्रों, 22वें का ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि अभिहत का मतलब होता है पीटा गया और अभिहित का मतलब होता है पुकारा गया, तो ऑप्शन सी सही है। 23वां प्रश्न है, ऋत और ऋतु शब्द युग्म के लिए सही अर्थ भेद होगा। जैसे 22वें में था वैसे इसमें भी ढूंढना है, हर एक शब्द का सही क्रम में अर्थ क्या है देख लीजिए। 23वें का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सत्य मौसम। ऋत का मतलब होता है सत्य, ऋतु का मतलब होता है मौसम, वो आप जानते हैं। 24वां प्रश्न, जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा भैया? भिखारी, याचक, अकिंचन या अंत्यज। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकिंचन। अकिंचन उसको कहा जाता है जिसके पास कुछ ना हो, कंगाल हो जो। 25वां प्रश्न, संसार को जीवित रखने वाला तत्व इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या? जगत प्राण, सृष्टा, विधाता या विष्णु। सही उत्तर है 25वें का ऑप्शन ए, जगत प्राण। चलिए मित्रों, 26वें प्रश्न पर चलते हैं। दिल की गांठ खोलना मुहावरे का अर्थ है।
वैर भाव दूर करना, वैर नहीं ये बैर है एक्चुअली, ये यहां आ जाएगा बैर भाव, सही कर लिया मैंने। बैर भाव दूर करना, सही सही बात कहना, गुप्त बात को प्रकट करना या मित्रता का त्याग करना। तो इसका सही उत्तर है मित्रों 26वें का ऑप्शन ए, बैर भाव दूर करना। 27वां प्रश्न है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अच्छी बातें कहकर बहकाना। 28वां प्रश्न आपके सम्मुख, अल्प विद्या भयंकरी कहावत का अर्थ है। क्या अर्थ हो सकता है अल्प विद्या भयंकरी? ठीक है, इसके लिए दूसरा भी है कि एक तरह से कह सकते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, तो अधूरा ज्ञान घातक होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 29वां प्रश्न है, प्रत्युपकार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? 1, 2, 3 या कोई उपसर्ग नहीं। 29वें का ऑप्शन बी सही है, 2। प्रति और उप ये कार में मिला है, प्रति भी मिला है और उप भी मिला है, तो दो दो उपसर्ग वाला ये शब्द है प्रत्युपकार। मूल शब्द जो है वो है कार। 30वां प्रश्न है, हुनरमंद शब्द में समास होगा। अब आप कहेंगे भैया अव्ययी भाव समास हो सकता है, लेकिन मित्रों मैं बताना चाहूंगा अव्ययी भाव में जब पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय हो और पूरा पद भी उसके मिलने से अव्यय बन जाता है तो ही वहां अव्ययी भाव होता है। तो क्या यहां अव्यय है? नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। द्वंद्व समास में क्या होता है? दो पदों के बीच में योजक चिन्ह पाया जाता है कभी कभी। दूसरी चीज होता है जोड़े में प्रयुक्त होने वाले शब्द कभी कभी दिखते हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ रखते हैं। और यही नहीं, ये दोनों जो शब्द होते हैं द्वंद्व समास में यानी पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें से कोई पद गौण नहीं होता। यहां पर ऐसी बात नहीं है, द्वंद्व समास भी नहीं है। अब देख लीजिए बहुव्रीहि समास हो सकता है क्योंकि हुनरमंद ये विशेषण शब्द है और किसी एक के लिए यूज कर सकते हैं, हुनरमंद व्यक्ति। तो हुनरमंद किसी को कहा जा सकता है, ये विशेषण के तौर पर भी यूज हो सकता है और अगर दूसरे स्टाइल से यूज करें जैसे वह हुनरमंद है, ठीक है, राम हुनरमंद है, तो ऐसी कंडीशन में हुनरमंद संज्ञा के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूज अलग ढंग से करना पड़ेगा। कई शब्द ऐसे होते हैं जो कि संज्ञा को तौर पर भी आप इस्तेमाल करिए अगर अलग ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लिखने के तरीके अलग होंगे वाक्य में। हुनरमंद मित्रों ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कर्मधारय हो नहीं सकता क्योंकि इसमें दो चीजें होती हैं, या तो दोनों पदों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो या उपमेय और उपमान का संबंध हो। ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है। अव्ययी भाव समास कर्मधारय भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? बहुव्रीहि समास हो सकता है। तो तीसवें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। मित्रों मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, डेफिनेटली, क्योंकि मैंने हर डिफिकल्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया। 30 प्रश्न आपके लिए सुलभ बना दिए। कम से कम ये 30 में से अगर कुछ भी फंस गया तो आपका काम हो तो जाएगा। कुछ तो मदद कर रहा हूं आपकी, तो लाइक कर दीजिए, तुरंत शेयर कर दीजिए दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों पर। और अगर आपका दिल छुआ है, मेरी मेहनत आपको लगती है कि निस्वार्थ भाव से की जा रही है आपकी सेवा, मैं कोई कोचिंग संस्थान खोल करके नहीं बैठा हूं, जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं वहां से जो सैलरी मिलती है मेरे लिए पर्याप्त है। अपना ज्ञान आपसे शेयर कर रहा हूं दिल खोल करके। कमेंट लिखिए अगर आपके दिल को छूती हो मेरा यह परिश्रम। तो नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो हौसला बढ़ेगा, लगेगा कि आप हमारी फैमिली का अंग बन गए। अब हमारी फैमिली 2.5 लाख से ऊपर बढ़ रही है और ये सब आपकी कृपा से हुआ है। आप सभी का सहयोग इसमें है। मैं किसी के सहयोग और सुझाव को नकार नहीं सकता। आपके सहयोग से मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो सब्सक्राइब करिए प्लस बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। चलिए अगली वीडियो में पंकज राय से आप फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।